हेलो एवरीवन, मैं हूं राज शर्मा और स्वागत है आपका अभ्युदय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी आ जाएं ताकि आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो पूरी तरीके से आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि अभ्युदय के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होने वाली है। जी, आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो पूरी तरीके से यूपीएससी बेस्ड होगी। जी हाँ, यहाँ पे हम कुछ बेसिक साइंस और कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरीके से यूपीएससी के प्री पर बेस्ड होगी। जी हाँ, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। फटाफट आप सभी आ जाए ताकि आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। जी पूनम, गुड आफ्टरनून डियर। आप सभी आ जाए ताकि आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर सके। जी, ये हम बात करने वाले हैं आज साइंस के बारे में। जी, टेक्नोलॉजी जिसमें हम बेसिक जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी जो फंडामेंटल होंगे बेसिक, उसके बारे में बात करेंगे। गुड आफ्टरनून मोहित, अरबाज, जेके 7 SK 10। जी, सबसे पहले कि जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं यानी कि जितने भी लेसन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर ये साइंस है क्या और टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी प्रकार की होती है, हम एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी, सबसे पहली बात तो कि साइंस आखिर में है क्या, व्हाट इज साइंस। फिर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करें डेफिनेशन के बारे में तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, साइंस की डेफिनेशन क्या है। हम बोल सकते हैं कि यूनिक एंड सक्सेसिव नॉलेज ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स and getting knowledge of multiple movement of nature is called science। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ध्यान दीजिएगा कि इस अर्थ पर और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट हैं, इन सभी का एक यूनिक और एक सक्सेसिव नॉलेज ही जो है वो साइंस कहलाता है। जब हम आपस में इन सभी चीजों को जोड़ देते हैं एक विशिष्ट क्रम में, आपने सुना ही होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं कि किसी भी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। जी बिल्कुल, बेसिक वही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में और इस पूरे पृथ्वी में जितने भी एलिमेंट हैं, इन सभी को एक सीक्वेंस में लगाएंगे, एक विशिष्ट सीक्वेंस में लगाएंगे तो वही क्रम जो है वो विज्ञान कहलाता है। तो फिर आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। जी, टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी हम कहते हैं किसे कि साइंस यूज फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। यानी कि विज्ञान का मनुष्य के हित में प्रयोग ही तकनीकी कहलाता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है ना कि टेक्नोलॉजी भी समझ लिए हमने और साइंस भी समझ ली। क्योंकि आज से हम सबसे पहले बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आखिर टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की होती है हम सबसे पहले एक बार ये जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून कुमार। सर प्लीज हिंदी में। हाँ, ये सारी चीजें हिंदी में होगी, कुछ चीजें होंगी जो मैं आप यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हो ना, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही है वो केवल इंग्लिश में है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी अच्छी तरीके से ग्रैब कर ले। और मैं बाकी पूरी तरीके से जो डिस्कस करूंगा वो हिंदी में डिस्कस करूंगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट आज सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि टेक्नोलॉजी में कुछ वर्ड केवल और केवल इंग्लिश में ही है। अगर हम इसमें हिंदी में अगर यूज करें भी वर्ड तो वो आपके एग्जाम में वैसे नहीं आते। तो जहां पे हिंदी वर्ड होगा मैं वहां पे प्रॉपर तरीके से हिंदी वर्ड बताऊंगा, और जहां पे इंग्लिश है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा। जी ठीक है, तो आप सभी आ चुके हैं मेरे ख्याल से। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट में आप वहां पे लिख लीजिए, मैं देख रहा हूं और आपके जो जेन्युइन कमेंट होंगे मैं उसको जरूर लूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये तकनीकी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और 3 पार्ट में कौन कौन सा, सबसे पहला लो टेक्नोलॉजी, दूसरा है हाई टेक्नोलॉजी और तीसरी जो है वो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जी, अब ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता तो दी, लेकिन इनका डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है और आखिर हम किसे कहते हैं ये टेक्नोलॉजी, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लो टेक्नोलॉजी के बारे में। जी, लो टेक्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं निम्न तकनीकी या निम्न प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो क्या है निम्न तकनीकी।
गाइस, निम्न तकनीकी से कहते हैं एक ऐसी तकनीकी जिसके अंतर्गत उत्पादन और गुणवत्ता में तो वृद्धि होती है, लेकिन उसका रोजगार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि निम्न तकनीकी हम किसे कहते हैं। निम्न तकनीकी किसे कहते हैं? एक ऐसी तकनीकी है जिसमें उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है, लेकिन रोजगार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सरल मशीन का प्रयोग। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लो कि एक किसान खेत में जुताई कर रहा है। आपको पता होगा कि जो हमारा पारंपरिक तरीका जो था वो कैसे हल से और गाय से, गाय या बैल में हमसे हल को जोत करके किसान जो है वो खेत जोतता है। लेकिन आज हमने क्या किया, एक सरल मशीन जिसको हम ट्रैक्टर बोल सकते हैं वो आ गया। तो अब क्या हुआ कि मानव श्रम जो है वो प्रतिस्थापित हो गया और हम बहुत कम समय में एक ट्रैक्टर से एक बड़े एरिया को जोत सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इसमें उत्पादकता भी बढ़ी और गुणवत्ता भी बढ़ी, यानी कि कम समय में हमने ज्यादा खेत जोता लिया। लेकिन उसको ट्रैक्टर को चलाने के लिए एक आदमी की, एक किसान की तो आवश्यकता हुई ना। यानी कि निम्न तकनीकी क्या है, एक ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत हमने क्या किया, उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि कर ली और क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। राजा शर्मा, जय प्रणाम, खुशो बच्चे, जय हिंद, जय भारत। भास्कर, प्रिया, गुड आफ्टरनून। शांतनु, गुड आफ्टरनून। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हाई टेक्नोलॉजी के बारे में कि हाई टेक्नोलॉजी आखिर क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, हाई टेक्नोलॉजी का मतलब बोल सकते हो कि आप उच्च तकनीकी, एक ऐसी तकनीकी जिसमें उत्पादकता और गुणवत्ता में तो वृद्धि होती है, लेकिन होता क्या है, रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये कौन सी तकनीकी है कि हाई तकनीकी भी बोल दिए और रोजगार में भी क्या हो रहा है, मतलब रोजगार में भी कमी आ रही है या रोजगार पे विपरीत प्रभाव पड़ा है। बच्चे बहुत आसानी से समझेगा इसे। आज से कुछ सालों पहले की बात करते हैं, 15-20 साल पहले की बात करते हैं। हम सभी बैंक जाते थे। जब हम बैंक जाते थे तो आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे, तो जब बैंक में आप पैसा जमा करते थे या फिर पैसा निकालते थे या फिर अपना पासबुक अपडेट कराते थे, तो उस समय 3-3 लोगों की आवश्यकता होती थी। यानी कि पैसा जमा करने पर भी आपके काउंटर में एक बंदा बैठा है, दूसरा जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो भी उसमें एक बंदा बैठा है, और जब पासबुक अपडेट कर रहा है उसमें भी बंदा बैठा है। और उसमें काफी टाइम लगता था क्योंकि वो मैनुअली होता था सारा का सारा काम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि आज के समय की हम बात करें तो अब हम बैंक जब जाते हैं तो बैंक के जस्ट नीचे एक वहां पे एटीएम है। ठीक है, अब वहां पे 3 प्रकार की मशीन लगी है। 3 क्या, 2 ही बोल सकते हैं। क्या, एक पैसा दे रहा है, एटीएम में पैसा आप ले भी सकते हो, पैसा जमा भी कर सकते हो, और जस्ट उसके बगल में क्या है कि एक और क्या रखा हुआ है, एक और मशीन रखी है जो क्या कर रहा है, पासबुक को अपडेट भी कर रहा है। यानी कि मानव श्रम को हमने प्रतिस्थापित कर दिया इसमें, मशीन में। यानी कि हाई टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, समय की भी बचत हुई और आसानी से हमने लाइन में भीड़ लगा भी नहीं, हम अपना सारा काम कर दिए। लेकिन गाइस अब ये देखो कि जहां 3-3 लोग पहले बैंक में काम कर रहे थे, उन लोगों का तो रोजगार हटा या नहीं हटा। यानी कि हाई टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या कर सकता है कि जो रोजगार है जो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर क्या हाई टेक्नोलॉजी फिर बेरोजगारी की दिन है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, कि हाई टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे यूज करने के लिए आपको स्किल की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर स्किल है तब हम हाई टेक्नोलॉजी का हम अच्छा यूज कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर क्या साइंस एंड टेक की पहली क्लास है? हाँ पूजा, साइंस एंड टेक की पहली क्लास है और हम यहाँ केवल पहले बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद हम और अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं जी। अब तीसरा जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि उपयुक्त तकनीकी। ध्यान दीजिएगा कि ये कौन सी तकनीकी है। हम बात करें उपयुक्त तकनीकी के बारे में कि यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन रोजगार के नए अवसर भी हम पैदा कर सकते हैं। अब बोलोगे कि सर ये हाई टेक्नोलॉजी और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कहां पे?
अगर हम अपने भारत की बात करें तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ अभी फिलहाल जो है वो हाई टेक्नोलॉजी है। अगर हम बड़े बड़े यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, तो वहां पे जो है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है। आप बोलोगे सर ये होती कैसे है? देखो कि इसमें उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ साथ हम नए उद्योग को भी क्या करते हैं और अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। जैसे एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी होती है, वहां पे किसी अगर मल्टीनेशनल कंपनी की जब हम बात करें, आपको पता है वो 24 घंटा खुली होती है ना। तो अब वहां पे कोई भी अगर काम हो रहा होगा तो देखो वहां पे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, भाई बिजली का काम अगर होगा तो बिजली चाहिए, वहां पे सफाई कर्मचारी भी चाहिए, वहां पर उस कंपनी तक पहुंचने के लिए व्हीकल भी चाहिए, रात में अगर वहां लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे सिक्योरिटी भी चाहिए, वहां पे कुछ खाने पीने का भी जो सामान होना चाहिए। तो यानी कि एक ऐसी तकनीकी जिसमें उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों वृद्धि हो रही है और साथ में जो है अलग से क्या हो रहा है, ऑप्शनल रिसोर्सेज भी पैदा हो रहे हैं। सो गाइस ये थी टेक्नोलॉजी जिसको हम 3 की बात कर रहे थे। सर कल नहीं हो पाई थी टेक्निकल इशू की वजह से। जी बिल्कुल, कल टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रही थी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि तकनीकी आखिर क्या है। सो गाइस आज से जो हम बात करने वाले हैं वो तकनीकी कौन कौन सी होगी। देखो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। लेकिन आज की पहली जो क्लास है वो हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पे, जिससे प्री में काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ, उस टॉपिक की जब हम बात करें तो वो जो टॉपिक है वो है फॉरेंसिक साइंस। जी बिल्कुल, अब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि तकनीकी क्या है और तकनीकी किसे कहते हैं। जी कुमार, थैंक यू। विपिन, गुड आफ्टरनून बच्चे। अब मेरे ख्याल से क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या है, ठीक है, इसके कितने ब्रांच है, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। आपने कई बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखी होगी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, डीएनए प्रोफाइल क्या है। आपने नार्कोटेक्स का नाम सुना होगा, आपने P300 का नाम सुना होगा, आपने सीरम, ट्रू सीरम का नाम सुना होगा। ये सारी की सारी तकनीकी जो है वो किस लिए यूज होती है और आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून सुमित। तो चलिए सबसे पहला कि फॉरेंसिक साइंस आखिर क्या है, ठीक है, हम एक बार बात कर लेते हैं। गाइस फॉरेंसिक साइंस जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट बोल सकते हो आप। जो न्यायिक सिस्टम होता है, यानी कि किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए हम तकनीकी का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हम फॉरेंसिक साइंस पे पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत होते क्या है, इसके अंतर्गत बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो जहां पे अपराध हुआ है, ठीक है, वहां से जो भी एविडेंस है, जो भी साक्ष्य है, उस साक्ष्य को ले करके उसका एग्जामिन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण के आधार पर जो अपराधी है वह उस तक पहुंचा जा सकता है। आप बेसिकली ये कह सकते हो कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग किसी भी अपराधी को पकड़वाना है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बिना अपराध के कोई सजा ना मिले, उसके लिए ये फॉरेंसिक साइंस जो है वो काम करती है, यानी कि ये टॉपिक काम करती है। कंप्यूटर कौन सा टेक्नोलॉजी है? कंप्यूटर जो है वो आईटी सेक्शन में आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं आपको प्रॉपर तरीके से वो भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस की जब हम बात करते हैं तो जो ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस के, हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांच है और उसके अंतर्गत हम किस किस चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फॉरेंसिक साइंस की बात करें तो यहां पे हम बात करेंगे क्या, ट्रेस एविडेंस एनालिसिस। ये क्या है? देखो गाइस, कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो वो अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ के जाता है। आप बोल सकते हो कि कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो वो बहुत हड़बड़ी में होता है, ठीक है। वैसे तो 10% जो अपराध होते हैं वो क्या होते हैं, प्री प्लान होते हैं, और 90% जो है वो अनजाने में होता है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिसर्च कहती है। तो जब भी कोई अपराध होता है तो अपराधी अपने पीछे क्या क्या छोड़ के जा सकता है, आप बोल सकते हो जैसे वो ह्यूमन हेयर या एनिमल हेयर, रोप,
रस्सी, ठीक है, मट्टी, कोई भी फैब्रिक फाइबर, कोई भी प्लास्टिक की चीजें जैसे कोई पंख, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग मटेरियल्स। तो अब ये जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो इन सभी चीजों को लेकर के जब पता करते हैं कि भाई कौन अपराधी हो सकता है या अपराध किस तरीके से हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इस सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे गाइस, केस एविडेंस एनालिसिस। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा क्या है, उसे हम बोलते हैं फॉरेंसिक टैक्सिकोलॉजी। अब देखो, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, वैसे तो आए दिन पेपर में न्यूज में आता रहता है कि किसी व्यक्ति ने जहर खा के अपने आप को खत्म कर लिया। तो गाइस अभी यहाँ पे कुछ लोग आत्महत्या खुद भी करते हैं, या बोल सकते हो कि किसी को जहर देके मारा जा सकता है। तो अब यहाँ पे फोरेंसिक साइंस की टीम किसके अंतर्गत काम करेगी, वो टीम काम करेगी किसमें, टैक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी बोल सकते हो। तो इसमें बेसिकली फोरेंसिक की जो टीम होती है वो मरे हुए व्यक्ति के शरीर में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको क्या करती है, उसका परीक्षण करती है, फिर बताती है कि वो जो जहर है वो सांप का जहर है या फिर साइनाइड है या फिर चूहे मारने की दवा है, किसी भी तरीके से। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता दूं जो यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खा करके मर जाता है तो पोस्टमार्टम में उस व्यक्ति के किस भाग को हम चेक करते हैं, कोई बता सकता है, बिल्कुल कोई बता सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि कोई व्यक्ति जब जहर खा करके अपनी जो जीवन लीला को नष्ट कर देता है, तो जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो फोरेंसिक साइंस जो होते हैं, जो फोरेंसिक साइंस की जो टीम होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो उसके किस अंग का परीक्षण करके पता लगाती है कि इस व्यक्ति ने जहर खाया है। फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। जो मैं आपको बता रहा था, नहीं हार्ट नहीं है, स्टमक नहीं है, शिखा जो है उसने सही कहा लीवर। ध्यान दीजिएगा कि लीवर एक ऐसा अंग है, अगर किसी व्यक्ति ने जहर खाया होगा तो उस लीवर के पार्ट को निकाल करके कुछ केमिकल में डाल करके पता करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने जहर खाया है या नहीं खाया है। क्योंकि आपने जो स्टमक कहा है वो ऐसा नहीं है, जो भी कुछ खाते हो आप, हम साइंस की बात करेंगे जब बायोलॉजी की बात करेंगे कि खाना पहले कहाँ कहाँ जाता है, तो वो लीवर वाला पोर्शन देखते हैं। तो यहाँ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है वो ये वाला सेगमेंट था। अब नेक्स्ट विज्ञान कौन सी है, फॉरेंसिक जियोलॉजी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर कोई क्राइम हुआ हो तो ध्यान दीजिएगा कि वहां पे मौजूद, मतलब जमीन में से जो भी ऑयल हो, पेट्रोलियम हो, ठीक है, जो भी मिनरल्स या फिर मट्टी या फिर जो भी चट्टान है, उससे उसका परीक्षण करके हम क्या करते हैं, जब अपराधी को पकड़ लेते हैं तो वो जो होती है उसे हम फॉरेंसिक जियोलॉजी कहते हैं। तो ये तीन था। चौथा कौन सा है एक बार देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और इस पे हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। जी हाँ, फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि हम शरीर के उन हिस्सों को लेते हैं जहां पे पूरी तरीके से विकसित डीएनए होता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो जैसे बाल। अब बाल भी क्या, मैंने ये बाल तोड़ा वो नहीं, जड़ के सहित बाल, आपकी त्वचा, आपके वीर्य, यूरिन, ब्लड, सलाइवा और भी बॉडी के जितने भी बर्न केसेस हो सकते हैं, उसमें से हम ले करके उसका डीएनए सैंपल लेते हैं। और डीएनए सैंपल लेने के बाद हम क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कि किसी के व्यक्ति की जान जो है वो जल के हो गई है या किसी को जला दिया गया है, चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया, फिर हम कैसा पता करेंगे कि वो व्यक्ति कौन सा था। हम उसे हम क्या करेंगे, फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस पता करेंगे। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइल, ये सारे के सारे चीज में आएगा फॉरेंसिक डीएनए में, जिसको हम अच्छे तरीके से डिटेल से बात करेंगे। आपको पता है आने वाले समय में अब हमारी जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो डीएनए में होगी। आपको सुन के काफी आश्चर्य होगा कि वो कैसे, कि मतलब कि आपके डीएनए को लेकर के आपके नाम, आपकी उम्र, आपका अकाउंट, आपका पूरा का पूरा मेडिकल बायोडाटा भी हम क्या कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं, जिसे ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट भी कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कहते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जी राजा शर्मा सर, क्या आपके द्वारा ये नोट्स हिंदी में मिल सकते हैं क्या? मैं कोशिश करूंगा राजा कि ये जितने भी नोट्स हैं आपको मैं हिंदी में भी बता दूं, ठीक है। सो गाइस, दूसरा है डिजिटल फॉरेंसिक। देखो ये बहुत आम बात है, अभी आपने इसके बारे में कुछ दिन पहले सुना होगा। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो डिजिटल एविडेंस होता है, जैसे आप बोल सकते हो जैसे कंप्यूटर, हार्ड डिस्क या फिर यूएसबी ड्राइव,
उसमें हम क्या करते हैं, उससे पता करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी क्राइम होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े क्राइम का मतलब अगर मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या फिर हुआ ये कि किसी के द्वारा किसी का मर्डर कर दिया गया, तो आजकल जब भी कोई मर्डर की प्लानिंग होती है तो हम फोन पे बात करते हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं। तो कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले क्या करती है पुलिस, उस व्यक्ति के या फिर उससे जो भी आसपास जो लगता है कि संदेह संदेह होता है जिस व्यक्ति पे, उसका फोन लैपटॉप लेती है और उससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या आपस में मन मुटाव हुआ है या नहीं, या फिर किस तरीके से कोई एविडेंस हो। समझ रहे हो ना? जैसे आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ये उनका जो फोन था उसके फोन का क्लोन बना करके जितने भी मैसेजेस थे उन सबको वापस से क्या क्या रिसीव कर लिया गया, वापस से हम क्या कर रिट्राइव कर लिए और पता लगा रहे हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई सकती है। ठीक है, डीएनए फुल फॉर्म सन, ठीक है, इट्स लेडी सिंह। मैं आपको डीएनए का फुल फॉर्म भी बनाता हूँ। डीएनए आखिर है क्या, आप अभी देखो, ये जो आप सुन रहे हो ना, डीएनए बेसिकली क्या है, एक एक चीज, मतलब मैं आपको पूरे डीएनए को खोल के बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि डीएनए जो आप ये बोलते हैं ना डीएनए मैचिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस आप आज की क्लास में बने रहे। ध्यान दीजिएगा, ये साइंस की क्लास है, टेक्नोलॉजी क्लास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल इजी शब्दों में एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आपको लगता है कि वो चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको वापस से वो चीज बताऊंगा। जी, कोई बता सकता है ये प्री का क्लास है? देखो रोहित, ये बेसिकली प्री की क्लास है, लेकिन हम कुछ, क्योंकि साइंस वाला पोर्शन है तो हम केवल फैक्ट यहाँ बात नहीं कर सकते, यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप में भी जाएंगे, यानी कि जब तक फंडामेंटल हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम चीजों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्या है? छठा नंबर है फॉरेंसिक बॉटनी। अभी फॉरेंसिक बॉटनी क्या है? बॉटनी का आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? वनस्पति विज्ञान। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जो प्लांट बेस्ड जो एविडेंस होते हैं, जो पौधे से संबंधित जो साक्ष्य होंगे, हम उसको लेते हैं। जैसे क्या? पत्ते, फूल, लकड़ियां, फल, बीज, पॉलन, मतलब परागकण, और उन सभी को क्या करते हैं हम आपस में लिंक करके अपराधी के बारे में पता करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें क्या था, सेब के सीड्स को निकाल करके उसका चूरा बना करके एक व्यक्ति जिम जाता था और जिम जो वे प्रोटीन है उसमें डाल देते थे, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर जो है आपके फॉरेंसिक साइंस की टीम ने बताया कि इसकी आखिर ये जहर कैसे पहुंचा। वो जहर जो है वो केवल सेब के बीच में पाया जाता था। तब इससे पता चला कि हाँ भाई, किसने कितना सेब खरीदा है, उसकी फैमिली वालों ने। तो मतलब बहुत अच्छी सी मूवी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। डी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि फॉरेंसिक बॉटनी किसे कहते हैं, यानी कि जो प्लांट बेस्ड जितने भी एविडेंस होते हैं हम उससे निकाल करके ये सबको कर सकते हैं। अगला क्या है, देखो अगला जो है 7 नंबर पे जो है वो है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। पूजा शर्मा नहीं, ये क्लास जो है केवल पूजा, ये 3 से लेके 4:30 तक की, 3 से 4:30 के बीच में होगी। ठीक है, कल भी होगी, आज भी है, कल किसी कारण से नहीं हो पाई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम से। तो देखो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं। अब एक बात बताओ, आपने कई बार सुना होगा कि कोठारी कांड आपको याद होगा, जिसमें कुछ बच्चे के कंकाल मिले थे और पता नहीं कितने कितने सालों से वो कंकाल छुपे हुए थे। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो गई है और उसकी जो लाश है वो लाश पूरी तरीके से गल चुकी है, ठीक है, मतलब मांस का तो नामो निशान नहीं है, उस पर केवल हड्डी हड्डी बची है, तब ऐसे कंडीशन में जो फोरेंसिक टीम होती है वो किस ब्रांच के अंतर्गत उस मरे हुए व्यक्ति का पता लगाती है। या आप ये बोल सकते हो कि जब मम्मी हम खोजते हैं तो मम्मी तो हजारों साल से होती है, ठीक है, हम कैसे पता लगाते हैं कि वो कौन है, क्या है, उसका डीएनए कैसा है। तो या फिर आप बोल सकते हो कि किसी व्यक्ति की पूरी तरीके से जल की मृत्यु हो गई है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो व्यक्ति क्या है। तो वो जो उस व्यक्ति का जो हम पता लगाएंगे वो बेसिकली क्या होगा, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांच में जो होगा हम पता लगाने वाले हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है, शरीर में अचानक कुछ परिवर्तन हो जाए या कोई जल जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से क्या नेचुरल ड्यूरेशन हो जाए, मतलब जो भी लाश हो वो सड़ गल जाए, तो हम ऐसे कंडीशन में फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का क्या करेंगे, सहारा लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम पिक्चर के माध्यम से चीजों को क्या करते हैं,
सॉल्व करते हैं, या आप बोल सकते हो कि हड्डियों के द्वारा, हड्डियों की पिक्चर को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो ये 7वां नंबर था। और आखिरी जो है, जो आखिरी ब्रांच है वो कौन सा है? ये बिल्कुल बेसिक सा ब्रांच है। वो कौन सा है? फॉरेंसिक बैलिस्टिक। अब कभी अगर मान लो किसी व्यक्ति की जान चली गई किसी बंदूक से, ऐसा समझ में, या फिर बंदूक से मार दिया, उस बंदूक की गोली को निकाल कर कि भाई ये बंदूक जो है ना, जो गोली है वो किस राइफल से चली है, ठीक है, वो राइफल का कोड क्या है। आपने कई बार सीआईडी देखी होगी, तो उसमें वो पता लगा लेते हैं कि बुलेट से पता लगा लेते हैं कि वो किस गन से चली है। फिर उस गन का सीरियल नंबर निकालते हैं, फिर सीरियल नंबर से हम कहाँ किसके किसके पास वो सीरियल नंबर की बंदूक है, और इस तरीके से आपस में क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं उस केस को। या फिर आप बोल सकते हो कि मर्डर हो चुका है, या फिर केवल फायरिंग हुई है, जो फायरिंग होने के बाद जो बुलेट के जो खाली जो आपके केसिंग होती है उससे भी पता लगा लेते हैं, ठीक है, बुलेट के मार्क से पता लगा लेते हैं। या फिर गन पाउडर, मतलब जैसे बंदूक चली, आपको तो ये पता होगा जैसे बंदूक से गोली चलती है, तो बंदूक से जब गोली चलती है उसमें से कुछ धुआं निकलता है, जो गन पाउडर होता है, उससे भी पता लगा लेते हैं कि ये बंदूक जो है वो किसके पास है, क्या नहीं है। वो बाकी बहुत डिटेल में वो लोग एविडेंस को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि फोरेंसिक साइंस की जब मैंने आपको बात बताई, यहाँ पे 8 ब्रांचेज हैं, तो जरूरी नहीं है कि केवल एक ब्रांच से ही किसी भी केस को सॉल्व कर लिया जाता है। आपस में कई ब्रांचेस को मिला करके ही किसी भी केस को हम सॉल्व करते हैं। जी, ये पहली क्लास है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ओम सिंह, ये पहली क्लास है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने आपको बताया कि फोरेंसिक साइंस आखिर क्या है, ठीक है, इसके कितने ब्रांच है। अब इसके बाद क्या क्या चीजें होंगी, कि अब मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन कौन सी चीजों का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए प्रोफाइल आखिर क्या होती है, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट हम किसे कहते हैं। तो गाइस, अगर हम डीएनए की बात करें तो हम बोल सकते हैं डीएनए प्रोफाइल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ही बात है, जिसे हिंदी में अंगुली छापन कहते हैं। और यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है, और आपके यूपी पीसीएस में भी कई क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एसके शुक्ला, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा इस सेगमेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस तक बताने वाला हूं, ठीक है। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, आखिर किस तरीके से डीएनए मैच कराया जाता है, बिल्कुल बहुत बेसिक से। तो क्या स्टार्ट करें? अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में वहां पे ये कह दे कि हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। डीएनए का खोज करता, हाँ डीएनए का खोज करता इंडिया में सबसे पहले किसने किया, ठीक है, फॉरेन में सबसे पहले किसने किया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो क्या ये समझ जो मैं बता रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं? मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको समझाऊं, क्योंकि ये एक सिंगल वे है, यानी कि मैं केवल बोल रहा हूं, आप केवल समझ रहे हो, ठीक है ना, या डबल कन्वर्सेशन नहीं हो रहा। तो आप अपनी उपस्थिति जो है वो कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप हो और आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो गाइस, डीएनए प्रोफाइलिंग की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का, है ना, सिंगल डीएनए क्या हो सकता है, हम उसको ले करके उसकी गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के डीएनए को हम अच्छे तरीके से, सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थैंक यू सो मच, हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, बस समझ में आना चाहिए किसी भी तरीके से। अभी तो क्लास आज अब स्टार्ट हुई है, यानी कि ये जो डीएनए प्रोफाइल है अब ये स्टार्ट हुई है, अब देखो और मजा आने वाला है आपको, ठीक है। ये 1.5 घंटे की क्लास कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। चले, बस इसी तरीके से अपनी उपस्थिति और अपना मनोबल बढ़ाए रखें, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए। तो गाइस, सर नोट्स हिंदी में मिल जाते तो मजा आ जाता, बिल्कुल मजा आएगा आपको, परेशान बिल्कुल भी ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी नोट्स हैं वो हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा दूं। और बताओ, है ना, चलो ठीक है। उंगली छापने, सर समझ में नहीं आ रहा है, ओके शुक्ला, क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ, ठीक है। बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूजा। सो गाइस, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति का अगर हम डीएनए लेकर के उस डीएनए के सारे करैक्टर को हम पहचान लें, तो हम कह सकते हैं कि वो डीएनए प्रोफाइल कहलाता है, या इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे, या इसे डीएनए टेस्टिंग कहेंगे, या इसे डीएनए टाइपिंग कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कहीं डीएनए टाइपिंग भी हो सकती है, कहीं डीएनए टेस्टिंग भी हो सकती है, कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हो सकती है, और कहीं डीएनए प्रोफाइल भी हो सकती है। आया समझ में? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, बहुत अच्छा, बट ऐसा लग रहा है कि कितनी डेप्थ में
पढ़ने को मिलेगा, बहुत डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि देखो यूपीएससी है ये, आईएएस में पूरी तरीके से। इस बार आपने आईएएस का क्वेश्चन देखा? बहुत लोगों को तो देख करके लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछे, साइंस की बात कर रहा हूं, वो इतने डेप्थ में है, हालांकि वो डेप्थ में नहीं है। अगर आपने कभी साइंस पढ़ी नहीं है तो आपको लगता है कि यार बहुत एडवांस है, ऐसा नहीं है। अभी जैसे डीएनए प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो अभी ये डीएनए प्रोफाइल आपको तब तक समझ में नहीं आएगा कि आपके डीएनए होता क्या है, डीएनए कहां से निकालते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग साइंस पढ़ चुके हैं, जितने भी लोग ये डीएनए प्रोफाइल पढ़ चुके हैं, जिन्हें अच्छी तरीके से पता है डीएनए क्या है, उनके लिए भी मेरे पास एक अच्छा कंटेंट है। और जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि डीएनए क्या होता है, कहां से आता है, उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है। आप यहाँ पे बस मुझे सुनिए, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है? हाँ, हिंदी में लिखता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ध्यान दीजिएगा कि डीएनए प्रोफाइल को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, डीएनए टेस्टिंग कहते हैं, डीएनए टाइपिंग कहते हैं और डीएनए प्रोफाइल भी कहते हैं। और डीएनए होता बेसिकली क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति का जो डीएनए होता है शरीर का, उसके गुणवत्ता के बारे में ही बताना क्या कहलाता है, उसके कैरेक्टर के बारे में पता करना ही क्या कहलाता है, डीएनए प्रोफाइल कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब डीएनए प्रोफाइल की जब हम बात करें या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें या डीएनए टेस्टिंग की जब हम बात करें, तो सबसे पहले इसे किसने क्या किया था, डिस्कवर किया था, एक बार वो देख लो, है ना? ध्यान दीजिएगा कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, मैं ध्यान से मैं सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है सबसे पहले डिस्कवर किया था एलेक्स जेफरी ने यूके में। ध्यान दीजिएगा कहां पे, एलेक्स जेफरी ने यूके में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो डॉक्टर लालजीत सिंह जो है, डीएनए प्रोफाइल का श्रेय या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का श्रेय इन्हें जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कहां पे, भारत में पूछा जाए तो डॉक्टर लालजी सिंह। ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में आ चुका है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम किसे कहते हैं, भारत में किसे कहते हैं, डॉक्टर लालजी सिंह। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो एलेक्स जेफरी ने कहते हैं, ठीक है? इन्होंने इस फील्ड में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डीएनए के प्रोफाइल को खोलना ही डीएनए प्रोफाइल है, जहां आनुवंशिकता से लेकर अनेक प्रकार की बीमारी की पहचान हो सकती है। बहुत अच्छा, पर जब खुश रहो में भाषा को छोड़ो, शब्दों पे ध्यान दे। क्या बात है सर, कितने दिन तक पढ़ाओगे? इट्स लेडी संग, ये हम अभी बहुत दिन तक है, मतलब अभी लगभग आप मेरे साथ 40 से 50 क्लास में, 40 से 50 क्लास में हम पूरी साइंस को अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो डीएनए प्रोफाइल की बात की, ये समझ में आ गया आपको। अब ये डीएनए प्रोफाइल से बेसिकली हम कर क्या सकते हैं? देखो, डीएनए प्रोफाइल का उपयोग हम क्या करते हैं, बेसिकली फॉरेंसिक टेक्निक में हम किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई भी अगर अपराध हुआ है तो उस अपराध में हम आगे तक जाने के लिए, यानी कि उस अपराध के बारे में पता लगाने के लिए कि किस व्यक्ति ने मर्डर किया है या किस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, या फिर जब मर्डर हो रहा था या जब वहां पे कोई भी वारदात हो रही थी तो वहां पे कितने लोग थे, वहां पे कितने लोगों का जैविक द्रव्य या फिर बोल सकते हो कि जैविक एविडेंस वहां पे महत्वपूर्ण है, उपस्थित है, हम डीएनए प्रोफाइल से पता लगा सकते हैं। तो चलो ये सब छोड़ो कि डीएनए प्रोफाइल क्या है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लो कि आखिर ये डीएनए कहां मिलता है भाई, है ना? डीएनए कहां पे होता है? सर कंफ्यूज है, क्रोमोसोम क्या होता है? सर कंफ्यूज है, जीन कहां पे होता है? अभी ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताने वाला हूं वो बेसिक से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आखिर में ये जो डीएनए वगैरह होती है वो कहां पे होती है। अब ये तो आपको अब पता होगा कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे उनको बता रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक से हैं, जिनको डीएनए के बारे में कुछ नहीं पता और आज पहली क्लास में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है, ठीक है? डीएनए क्या होता है, बस थोड़ा सा टर्म यहाँ पे इंग्लिश में है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में है, इसकी हिंदी नहीं है, ठीक है? तो उसे बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है? सर इज दिस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल क्लास? नहीं बच्चे, ये साइंस एंड टेक की क्लास है, ठीक है, जिसमें हम प्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जब तक फॉरेंसिक साइंस क्या है ये नहीं पता चलेगा, आप कैसे आगे बढ़ोगे? यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं, ठीक है? तो गाइस, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा ये कोशिका है, ठीक है? मैं इसको
व्हाइट में कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ध्यान देना, ये मैंने एक कोशिका बना ली, ठीक है। अब इस कोशिका की बात करें, आपको पता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं उसको, कोशिका, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके अंदर में ये जो पोर्शन देख रहे हो इसे कहते हैं हम नाभिक, ठीक है। नाभिक कहते हैं, या इसको हिंदी में हम और क्या बोलते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक भी कहते हैं। तो ये तो पता होगा, आपने ये भी सुना होगा कि भाई नाभिक के अंदर में डीएनए होता है, लेकिन भाई नाभिक के अंदर में डायरेक्ट डीएनए नहीं होता, इस बात का ख्याल रखेंगे। अब मैं क्या करता हूं कि इस नाभिक को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ये नाभिक को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, नाभिक है। फिर अब नाभिक की जब हम बात करते हैं, तो जब हम नाभिक को देखते हैं किससे, माइक्रोस्कोप से, तो हमें डीएनए नहीं दिखाई देता। ध्यान दीजिएगा कि जब भी नाभिक में सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या लिखा होता है, कोशिका के सेंटर में मिटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है केंद्रक। और अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस नाभिक की बात करें तो इस नाभिक के अंदर जब हम देखेंगे तो इसमें ना एक धागे नुमा संरचना, धागा जैसी संरचना। अब भाई धागा जैसी संरचना समझ में आया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अब मैं इसको क्रोमेटिन को हिंदी में भी लिख सकता हूं, इंग्लिश में लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब डीएनए की बात करें तो डीएनए कहां होता है, इसको छोड़ दो, पहले सुनना कि कोशिका के नाभिक में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाएगा आपका, क्रोमेटिन। क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। अब इस क्रोमेटिन को, ये जो सिंगल सिंगल क्रोमेटिन देख रहे हो, अब ये धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते ये सिंगल धागा क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, ये ऐसे क्रॉस हो जाता है, ये इसे कहते हैं हम क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं आपको, गुण, इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ओहो, इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र कहते हैं। अब अच्छी तरीके से हमें पता है ना गुणसूत्र कितने होते हैं, तो बताएगा, केंद्रक, क्रोमेटिन, बिल्कुल। कितने होते हैं, कितने होते हैं, फटाफट जल्दी बताओ। 23 पेयर, 26 पेयर, 27 पेयर, जल्दी से बताएंगे। ये जो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम एक मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं, नीलम सिंह सर, विल यू एक्सप्लेन, विल यू प्लीज एक्सप्लेन इट, क्या लिखा है सर, विल यू प्लीज एक्सप्लेन इट ऑल इन इंग्लिश टू। यस नीलम, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। मैं ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाए, है ना। थोड़ा सा एक बार आप देखो, 21, 46, 30, देखो गुणसूत्र की जब बात करें तो गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, यानी कि जोड़ी। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 23 पेयर की जब हम बात करते हैं तो जो 22 जोड़ी होती है, और यहाँ पे एक जोड़ी जो होती है ये बिल्कुल अलग होती है। तो जो 22 जोड़ी होती है वो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, और ये जो एक जोड़ी होती है वो जो एक जोड़ी देख रहे हो ये अलग अलग होती है, यानी कि मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। तो जो फीमेल में होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्स और एक्स, और जो मेल में होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्स और वाई। और ये जो 22 जोड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में तो पता नहीं, आप इसे दैहिक बोल सकते हो, सॉरी। जो 22 जोड़ी होती है जो मेल और फीमेल में सेम होती है उसे दैहिक बोलते हैं, दैहिक गुणसूत्र, ठीक है। दैहिक, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, AUTOSOME, ऑटोसोम। और ये जो एक जोड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोसोम। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत पूछा जाता है। तो
तो यानी कि जो 23 जोड़ी होती है बच्चे, इसमें 22 जोड़ी जो मेल और फीमेल में सेम होती है उसे हम दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। और ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र जिसे क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं, इसे लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं। जो फीमेल में क्या होती है XX और जो मेल में क्या होती है XY। जो XX है इसे क्या बोलते हैं, होमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोसोम, होमोसोम कहते हैं। और जो XY है उसे हेट्रोसोम बोलते हैं, HETROSOME। तो क्या शरीर की सबसे छोटी सार्थक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका। हाँ उदय सिंह, कोशिका के बारे में हम बच्चे बात करेंगे थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि ये कोशिका की जब हम बात कर रहे हैं तो कोशिका में से नाभिक, और नाभिक में क्या होगा, पहले एक नंबर पे क्या होगा, चलो मैं पहले एक नंबर यहां लिख देता हूं। एक नंबर में होगा क्रोमेटिन, 2 नंबर में होगा क्रोमोसोम। तो अब आपको पता है कि क्रोमोसोम कैसा होता है, आपने देखा होगा। तो पहले मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया क्योंकि मैंने इसे क्रोमोसोम कहा है, देखो ये ठीक है। अगर मैं इसको जूम करूं और जूम करके जब देखूं तो मुझे ये इस तरीके से समझ में संरचना दिखाई दे रही है, ये और इसे क्या कहते हैं हम बच्चों, इसे ही हम कहते हैं DNA। क्या बोलते हैं, इसे ही हम कहते हैं DNA। यानी कि पहला कोशिका के अंदर में क्या होगा, नाभिक, नाभिक के बाद क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 23 जोड़ी होते हैं और एक की जोड़ी अलग, 22 जोड़ी अलग और एक जोड़ी अलग। उसके बाद क्रोमोसोम ही आगे जाके DNA में विभाजित हो जाता है। और अगर हम DNA के छोटे से पार्ट को क्या करें, देखो अगर हम DNA के छोटे से पार्ट को लेकर हम कट करें तो इसमें से कुछ ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं जिसे हम जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि पहला एक नंबर क्रोमोसोम, दूसरा पहला एक नंबर क्रोमेटिन, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा DNA और चौथा जीन। अब बोलोगे सर यहाँ पे ये क्यों बता रहे हो, भाई यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आप ध्यान दीजिएगा कि जीन उपस्थित हो, जीन ऐसे या DNA, ध्यान दीजिएगा कि जीन उपस्थित होते हैं किस पे। आपका ऑप्शन क्या है, पहला का ऑप्शन क्रोमेटिन पे, दूसरा है क्रोमोसोम पे, तीसरा DNA पे और चौथा नाभिक पे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि जो जीन होते हैं वो किस पे, DNA पे, DNA किस पे, क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम किस पे, क्रोमेटिन पे, क्रोमेटिन किस में, नाभिक में, नाभिक कहां पे, कोशिका पे। तो बहुत बेसिक से मैंने आपको ये समझाया, क्या आपको थोड़ा सा भी समझ में आया? थैंक यू सो मच अखिलेश। अतुल पहले समझ लो फिर हम बात करेंगे कि पीडीएफ क्या कहां मिलेगा, नोट्स कहां मिलेंगे। नोट्स से ज्यादा जरूरी मेरा आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूं कि आप अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, पॉलिटी पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप नोट्स से पढ़ पाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, आप कितना ही नोट्स पढ़ लो, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी तब तक समझ में नहीं आएगी तब तक उसे कोई समझाने वाला नहीं है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि नोट्स भी प्रोवाइड करा देने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि जीन किस पर आधारित होते हैं, किस पे उपस्थित होते हैं। तो जीन जो होते हैं वो DNA पे उपस्थित होते हैं और DNA किस पे, क्रोमोसोम पे, ठीक है, क्रोमोसोम किसके, क्रोमेटिन पे। तो यहाँ पे आपको बेसिक समझ में आ गया, थैंक यू, बहुत अच्छे। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब हम आगे पढ़, क्योंकि हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे थे, तो सर ये DNA फिंगरप्रिंटिंग अभी आगे चेक कैसे करेंगे ये तो बता दो। अभी यहाँ पे DNA के बारे में मैंने प्रॉपर बता दिया। चलिए अभी हम DNA के और एडवांस लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब DNA आखिर होता क्या है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। DNA का फुल फॉर्म आप सभी ने बता दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। अब DNA की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पीसीएस का पेपर, हालांकि यूपी पीसीएस और हम यूपीएससी दोनों को साथ में लेके करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं, अब क्वेश्चन पूछा है कि DNA किससे मिलकर बने होते हैं। कोई जवाब दे दो मुझे। अतुल अभी पीडीएफ नहीं मिलेगी बच्चे, अभी क्लास करो, कोशिश करेंगे कि जो टीम है वो आपको क्या करे, पीडीएफ प्रोवाइड करा दे।
और जब ऑफलाइन क्लास खुलेगी, मतलब अभी तो ऑनलाइन है, जब ऑफलाइन होगी तो हम आमने सामने बैठ कर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लास का सीरीज क्या है, आज पहली क्लास है हमारी, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बता देंगे कि डीएनए जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोई है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा गाइस कि जो डीएनए है, नाभिक नहीं बच्चे, अतुल क्या नाम बदनाम कर रहा है यार, क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, जीन प्रोटीन भाव्य ने कहा है, नहीं नहीं बच्चे नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, मैंने कहा था ना, क्योंकि बेसिक से एडवांस की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो डीएनए है वो कई लाख छोटे छोटे सब इकाई है ना, सब यूनिट, एकल इकाई से मिलकर बनी होती है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि डीएनए जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं। डीएनए जो है वो कई लाख छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब बोलोगे सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज से मिलकर बने होते हैं। 3 चीज में सबसे पहला क्या है? पहला है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है पेंटोस शुगर और तीसरा है नाइट्रोजनी बेस, जिसे आप क्या बोलते हो, नाइट्रोजनी क्षार। ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पे कि जो हर एक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए किससे मिलकर बना? न्यूक्लियोटाइड से, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक पहला कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, दूसरा पेंटोस शुगर से मिलकर बना होता है, और तीसरा नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। आपने सुना तो होगा नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन। घबराने की बात नहीं है, जो लोग बेसिक्स हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहें। और हाँ, आप कुछ भी हो कमेंट करे रहे कि क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोटाइड से एडेनिन, थाइमिन नहीं, न्यूक्लियोटाइड जो होता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है आप बोल सकते हो। क्या नाम इनका आपका? पॉजिटिविटी। ध्यान रखना बच्चे कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बने होते हैं, जिसमें केवल एडेनिन, थाइमिन नहीं है, उसमें कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनी बेस है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। तो चलो आगे हम बात कर लेते हैं कि सर ये आखिर है कहां पे, डीएनए कैसा दिखता है, कैसे कैसे चीजें, ये सारी चीजें होती हैं। तो देखो, अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के मैंने आपको बताए। कौन कौन सा बताया? मैंने बोला फॉस्फेट, मैंने बोला शुगर, मैंने बोला नाइट्रोजन क्षार। तो अब ये जो डीएनए है, मैंने डीएनए को खोल लिया, अब जब खोला तो मुझे इस तरीके से कुछ रचना दिखाई दी। ध्यान दीजिएगा, डीएनए को जब मैंने खोला तो मुझे इस तरीके से जो है संरचना दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा नहीं है? तो अब ये जो सीढ़ी देख रहे हो, है ना, सीढ़ी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर का, ये जो बना है ये शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। जो क्या हो रहा है, बैकबोन किसका? डीएनए का बैकबोन किससे मिलकर बना होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट का। यानी कि देखो ये शुगर प्लस फॉस्फेट, मैं बना रहा हूं देखो अच्छे तरीके से, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट। समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ पे शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट। अब सर कहां लिखे हो? डीएनए शोध संस्थान कहां है? डीएनए शोध संस्थान भी बताऊंगा, सुन तो लो, ठीक है। ऑफलाइन क्लास कहां मिलेगी? ऑफलाइन क्लास मिलेगी बरेली में, पहले हम ऑनलाइन क्लास करेंगे जब तक हुए। यूट्यूबर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पे शुगर प्लस ये क्या है? आपका बैकबोन बना होता है। और ध्यान रखना, डीएनए को हम यहाँ से कभी भी कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि डीएनए में ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ पे होता है? तो ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में, डीएनए यहाँ से कभी नहीं कटता। अब ये जो बैकबोन के ऊपर ये जो हरी हरी जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन क्या है? इसे ही कहते हैं हम कौन सा? नाइट्रोजनी बेस। ये जो बेस देख लो, ये जो बेस में बनाया मैंने, देख लो, ये जो देख रहे हो, मैं किसी और लाइन से बना देता हूं कलर से। ये जो है नाइट्रोजनी बेस होता है, ये नाइट्रोजनी बेस है। ये जो बेस है नाइट्रोजन क्षार, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? वो जो 4 प्रकार के बेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या होते हैं। 4, एक होता है एडेनिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है ग्वानिन। ध्यान दीजिएगा कि ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस हैं
जो डीएनए के सीढ़ी पे लगे होते हैं, जिसे आप जीन कहते हो, और ये आपस में पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब कि आइडेनिन और थाइमिन आपस में मिलकर एक पेयर बनाता है, साइटोसिन और ग्वानिन मिलकर के एक पेयर बनाता है। सर आप जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। बच्चे परेशान मत हो, मेरे पास यहाँ पे टाइम मत देखो, यहाँ पे ये देखो कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर चीजें समझ में नहीं आई तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। मैं ये साफ साफ कहता हूं कि आज की क्लास के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके दिमाग में होगा, लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये न्यूक्लियोटाइड और ये समझ में आ गया, एक पेयर बनाता है। अभी एक पेयर बनाता है वो कैसे, देखो देखो, ये डीएनए देख रहे हो, ये पूरा का पूरा डीएनए आपस में मैच कर रहा है। ये एडेनिन थाइमिन आपस में मिला, ये एक पेयर बन गया। समझ में आया? फिर से देखो, एडेनिन थाइमिन मिलकर एक डीएनए का पूरा पेयर बना रहे हैं कि ये पूरा का पूरा डीएनए मिल गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूं, देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से मैंने किया। ये खोला, हालांकि ये बंद है, आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ना, जीन पे लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग है डीएनए के ऊपर, ये लाइन एक पेयर में होती है। अगर मान लो ये ए है तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन, ठीक है, ग्वानिन। अब समझ में आ रहा होगा ये एक पेयर का मतलब क्या होता है। ये सी है और ये जी है, ये क्या हो गया, ये आपका जाके सी है, ये जी हो गया। ये आपस में किसी भी बेस पे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। ये टी हो गया तो ये ए हो गया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं हो कि हर डीएनए के अंदर में ये जीन पाया जाए। जिस डीएनए के अंदर में जहां पे जीन नहीं होता, उस डीएनए को हम जंक डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं, जंक डीएनए कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, जंक डीएनए किसे कहते हैं, जिस डीएनए के ऊपर जीन ना हो हम उसे जंक डीएनए कहते हैं। अब सुनना मेरी बात, ये तो समझ में आ गया। अब हम कैसे क्या करते हैं, मतलब हम क्राइम में कैसे पता लगाते हैं कि वो डीएनए मैचिंग कैसे होती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, ये आपका डीएनए हो गया, और ये डीएनए का ये छोटा सा जो पार्ट हो गया जिसे हमने जीन कह लिया। और हमें अच्छे तरीके से पता है कि जीन पे जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन है, हर एक बॉडी के अंदर में हर एक प्रोटीन होता है जो अलग अलग अंगों के लिए काम करता है। जैसे हम अगर स्किन की बात करें तो जो स्किन है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से। सर रेड कलर ब्लर कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, अभी बस मैं रेड कलर ब्लर कर। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के अंदर में जो कैराटीन प्रोटीन होता है, हमारे जो शरीर के अंदर में जो जितने भी अंग है, जैसे मेरे हाथ बना है, वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना है, यानी कि वो एक स्पेशल जीन से बना है, और एक स्पेशल जीन का मतलब डीएनए का बना है। तो ये समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूं कि डीएनए प्रोफाइल कैसे होती है। समझना मेरी बात, मैं आपको केस देता हूं। जैसे मान लो कि किसी की डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई, लड़ाई पीट में किसी को गोली लग गई या किसी की डेथ हो गई। तो अगर डेथ हुई होगी तो जो अपराधी है या फिर जो मरने वाला है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, चाहे मारा पीट हुई होगी। तो अब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने किसी को मारा, तो जो मारा तो हाथापाई के दौरान हुआ क्या कि जो मरने वाला है उसके हाथ में, ठीक है, उस जो अपराधी है उसके स्किन या बाल आ गया। तो बाल आ गया तो उसको तो पता नहीं कि मेरा वहां पे क्या छूटा है, वो तो लग रहा है कि मार के बड़ा अच्छे तरीके से आ गया। अब क्राइम जो मैं डीएनए प्रोफाइल की बात कर रहा था, अब वहां पे पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद वहां पर क्या करी कि सबसे पहला जो विक्टिम था, यानी कि जो मरा हुआ व्यक्ति था, उसके शरीर का डीएनए ले ली। अब डीएनए लेने के बाद क्या हुआ कि उस क्राइम सीन के अंदर, जो वहां पे जो क्राइम सीन था, मतलब वहां पे जब हाथापाई हो रही थी, तो जो मरने वाला व्यक्ति था उसके हाथ में जब देखा तो एक बाल का टुकड़ा था। अब उस बाल के टुकड़े को ले करके उसका जो डीएनए था वो डीएनए फॉरेंसिक साइंस की टीम ने निकाल ली, ठीक है, इनके वो सैंपल ले लिया। अब वहां पे हमें शक हुआ कि भाई 3 लोग और भी थे वहां पे, यानी कि जो मरने वाला था उसके 3 दोस्त थे, रात में वो तीनों के साथ था। अब हमने तीनों का सैंपल ले लिया, यानी कि सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 और सस्पेक्ट 3। अब जब हमने देखा वही वाला जो ना एडेनिन थाइमिन ग्वानिन,
अब हमने क्या किया, जब लैब में जो सैंपल मिला था क्राइम सीन से, वहां देखा, यानी कि उसके जो मरने वाला व्यक्ति है उसके हाथ में जो बाल था उसका डीएनए देखा, तो देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देख पा रहे हो बच्चों अच्छे तरीके से, तो देख रहे होगे कि जो एस यानी कि जो सैंपल मिला था हमें कहां से, क्राइम सीन से, जो हमें सैंपल मिला था क्राइम सीन से, और जो ये सस्पेक्ट है यानी कि सस्पेक्ट 1 है, इसका आपस में देखो पूरी तरीके से मैच खा रहा है। समझ में आ रहा है? देखो देख रहे हो, ये देखो मैच खा रहा है यहाँ पे, यानी कि सस्पेक्ट 1। इसी तरीके से क्या करते हैं, डीएनए प्रोफाइल हम मैच कराते हैं। अब ये डीएनए प्रोफाइल जो हम मैच करा रहे हैं, ये देख रहे हो, बाकी सस्पेक्ट 2 और सस्पेक्ट 3 का डीएनए नहीं मिल रहा, मिल किसका रहा है, सस्पेक्ट 1 का डीएनए मिल रहा है, यानी कि मर्डर किसने किया है, सस्पेक्ट 1 है। यानी कि ये प्रॉपर तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अपराधी की अच्छे तरीके से जांच कर सकते हैं, है ना। आरएनए में साइटोसिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, बिल्कुल सही है बच्चे। देखो मैं मैंने आपको ये जो डीएनए बताया ना, मैं आपको जब साइंस की क्लास यानी कि जब बायोलॉजी की बात करूंगा तो सेल क्या होता है और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, आपको डीएनए प्रोफाइल कैसे करते हैं ये समझ में आपको आ गया। अब आप ये पूछोगे कि सर ये डीएनए प्रोफाइल हम आखिर में करते क्यों हैं, ठीक है। डीएनए प्रोफाइल का मतलब ये समझ में आ गया, कैसे करते हैं ये समझ में आ गया, उसको क्यों करते हैं ध्यान दीजिएगा गाइस। इसका उपयोग यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइल, डीएनए टेस्ट, ठीक है, इसका उपयोग बेसिकली हम मेडिकल टेस्ट के लिए करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में करते हैं और बहुत जगह करते हैं। अब इसके मेन एप्लीकेशन क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता करने के लिए किया जाता है। अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स का मतलब होता क्या है, आपने एनडी तिवारी का केस सुना होगा। अब एनडी तिवारी का अचानक से बुढ़ापे में एक बेटा आ गया, उसने कहा कि भैया एनडी तिवारी मेरे पिता है, जबकि एनडी तिवारी की जो वाइफ थी वो बोली मुझे तो पता नहीं अचानक से बेटा कैसे आ गया। उसने अपनी वाइफ से पूछा कि एनडी तिवारी जी बताइए कि आपका बेटा है या नहीं है, तो एनडी तिवारी बोला भैया मेरा कोई बेटा नहीं, ठीक है, मेरा बेटा जो है तुम्ही से है। लेकिन उसका बेटा आके बोला नहीं यही मेरा असली बाप है। अब बोला गया ठीक है, अब मामला इतना बड़ा था तो ये कोर्ट में भी चला गया, लड़के ने बोला नहीं भैया इतना कॉन्फिडेंस कि नहीं यही मेरा बाप है। तो अब कोर्ट ने कहा ठीक है डीएनए सैंपल करा लेते हैं, अगर बाप होगा तो डीएनए मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब डीएनए तिवारी बोले भैया नहीं हम तो नहीं देंगे डीएनए। तो भाई साहब उसके घर में घुसकर जबरदस्ती उनका डीएनए लिया गया, और जब डीएनए उस व्यक्ति से जब मिलाया गया जिसने 25 साल 30 साल के बाद आके बोला कि यही मेरा असली पिता है, तो उसका डीएनए मैच कर गया। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जो पितृत्व विवाद होता है हम उसमें कर सकते हैं। दूसरा गाइस कि अब होता है क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम क्राइम में भी कर सकते हैं। मान लो कि किसी का क्या हो गया क्राइम सीन में, जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, ठीक है, तो रेप करने वाला बोला कि भैया मैंने रेप नहीं किया, तो ठीक है हम डीएनए टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। क्राइम सीन पे अगर मान लो बोला कि नहीं मैंने कोई क्राइम नहीं किया, आप क्राइम सीन पे थे, बोला मैं नहीं था, तो ठीक है डीएनए सैंपल मिला मैच करा लो। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा और कहां कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो है हिस्टोलॉजिकल माइग्रेशन के बारे में पता कर सकते हैं। मतलब ये कि कोई व्यक्ति का ओरिजिन कहां हुआ है, कहां से आए हैं वो, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं गाइस कि जीन थेरेपी में भी कर सकते हैं। जीन थेरेपी एक नई थेरेपी है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, मेरे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अभी जो हम जितने भी व्यूवर्स हैं 112 व्यूवर्स हैं, आपको पता है कि आपको सर्दी खांसी बुखार सब होती है, मैं डॉक्टर हूं मान लो, तो जब आप मेरे पास आओगे तो बोलोगे सर मुझे सर्दी हो गई, मुझे बुखार हो गया, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो क्या मैंने आपका इंडिविजुअल ट्रीटमेंट थोड़ी किया। जो मैंने पढ़ा है मेडिकल में कि भाई अगर सर में दर्द हो तो ये मेडिसिन दो, पैर में दर्द हो तो ये मेडिसिन दो, बुखार में हो तो ये दो। लेकिन अब आपने कई लोगों से ये भी सुना है कि यार इसे इनको बुखार आता है, सर में दर्द है, हमने भेलोर चेक करा लिया, हमने मुंबई चेक करा लिया, हमने सब जगह चेक करा लिया, लेकिन इनका फीवर नहीं उतर रहा। इसका मतलब उनके कहीं ना कहीं जीन में वो प्रॉब्लम आ रही है जिसका ट्रीटमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। तो अगर जीन थेरेपी अगर आ जाए
ठीक है, जीन थेरेपी अगर आ जाए तो हम इंडिविजुअल यानी कि उसके जीन में जो प्रॉब्लम है हम वो भी सही कर सकते हैं। ये गाइस इन फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजी है, हम और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इसको, बट यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आजकल अस्पताल में बच्चा चोरी बहुत होता है, जिसका गोरा बच्चा देखा उठा के ले जाते हैं, ऐसे कंडीशन में भी हम जीन थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आजकल क्या हो रहा है, लोग भिखमंगे क्या करते हैं, बच्चे को चुरा करके अपना बच्चा बता के भीख मंगवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां भी हम जीन थेरेपी करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम क्रिमिनल को, अपराधी को हम जीन थेरेपी के द्वारा पकड़वा भी सकते हैं, और इसके बहुत सारे क्या है और भी तरीके हैं। ठीक है, रेड कलर तो है ही नहीं बच्चे इसमें। हाँ सोनू यादव, बिल्कुल ये समझ में आ गया। अब मान लो कि फोरेंसिक साइंस अब नेक्स्ट किसका यूज करती है, नेक्स्ट जो यूज करेगी गाइस वो है पॉलीग्राफ टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, कहां पे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, या फिर आपने मूवी अगर देखी होगी बहुत सारा तो वो लाई डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट का नाम सुना है आपने, लाई डिटेक्टर टेस्ट का नाम सुना, या फिर एक सच का सामना, एक वो आती थी क्या बोलते हैं ऐसे, टीवी में एक सीरियल था, तो वो भी पॉलीग्राफ टेस्ट ही करता है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है डीएनए प्रोफाइल को पुलिस मानती है, कोर्ट मानती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो भी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो डीएनए प्रोफाइल है, चाहे वो पॉलीग्राफ टेस्ट है, चाहे ब्रेन मैपिंग है, चाहे P30 है, चाहे वो नार्को टेस्ट है, किसको मानती है, सच्चा मानती है? तो वो डीएनए टेस्ट को 100% मानती है, बट पॉलीग्राफ टेस्ट को वो 100% नहीं मानती। क्यों? उसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। अब ये पॉलीग्राफ टेस्ट हम कहां कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये है कि गाइस कभी कभी आप जब किसी बड़े कंट्री में जाओगे, आप अमेरिका जाओगे, यूरोप जाओगे, तो वहां पे क्या होता है कि जॉब पाने के लिए क्या होता है, लोग कुछ भी झूठ बोल देते हैं। यानी कि मान लो मैं एक किसी कंपनी में जॉब करता हूं और मेरी सैलरी 30,000 रुपए है, और मैं किसी दूसरी कंपनी में गया और मैंने कहा कि भाई मुझे वहां पे 50,000 सैलरी मिलती थी, मैं ये काम करता, वो काम करता, तो भाई वो तो पता नहीं है। हालांकि आप जॉब स्लिप भी दे सकते हो, तो जॉब स्लिप आजकल डुप्लीकेट बन जाती है। तो गाइस कभी कभी लोग झूठ बोलने की, मतलब जॉब पाने के लिए झूठ बोल देते हैं, और खास करके जब CIA में जाए, CIA का मतलब FBI में जाए, भाई वो तो क्या है, वहां पे FBI में अगर मान लो किसी दूसरे देश का आदमी आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, समझ में आ रहा है? तो अब क्या होता है कि पुलिस क्या करती है, FBI या CI में रखने के लिए, या फिर ऐसा जॉब जिसमें हाई रिस्क होता है, वहां पे लोगों को क्या करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग करती है। ये पता लगाती है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। आनुवंशिकता की पहचान, क्राइम टेस्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, झूठ पकड़ा यंत्र, बिल्कुल सही है। हाँ, झूठ पकड़ने वाली मशीन। अब सुनो, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है, ठीक है, ये काम कैसे करती है? ठीक है, अब ये जो हम लाई डिटेक्टर भी बोलते हैं, झूठ पकड़ने की मशीन बोल लो, ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी व्यक्ति से, तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अब हम कैसे करते हैं, देखो ये किस सिद्धांत पे काम करती है। पहले तो मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी बता दूं कि मान लो आप कभी कोई चीज सच बोलते हो, तो जब सच बोलते हो ना, तो आपके चेहरे पे ना कॉन्फिडेंस लगता है, आपकी बॉडी बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल बैलेंस होती है। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे क्या, आप जब बोलोगे तो हड़बड़ाहट में बोलोगे, झूठ बोलोगे तो सर में पसीना आने लगेगा, कभी कभी लोगों के पैर हाथ हिलने लगते हैं, चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। हम सभी ने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला है, और हमें अच्छे तरीके से पता है कि झूठ जब बोलते थे तो हम किस तरीके से बोलते थे। वो बात अलग है कि आज के समय में हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, मतलब सामने वाला भी पकड़ नहीं पाता कि सच है झूठ है। क्यों? क्योंकि ना हमें एक्सपीरियंस होता गया है, हम लगातार कितने सालों से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हम नए नए जवान हुए थे, ठीक है, और हमने जब मतलब दुनिया देखना स्टार्ट की थी, तो हम चाहते थे कि भाई कुछ चीजें हमारे पेरेंट्स को ना पता चले, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें पता लग जाता था, और हम कोशिश करते थे सच बोलने की, लेकिन वो पकड़ लेते थे। क्यों? वो आपके चेहरे के हाव भाव से। लेकिन अब अगर अब की बात करें तो भाई साहब, अब आपको नहीं पकड़ सकते हैं, ना मुझे पकड़ सकते हो अगर झूठ बोलूंगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में कि कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कैसे पता चले? तो ऐसी कंडीशन में जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो हम कराते हैं। अब पॉलीग्राफ टेस्ट में हम करते क्या है, देखो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है 4 से 6 सेंसर हमारी बॉडी के अंदर में अटैच करते हैं। पहला आपके बीपी पे, आपके हार्ट पे, ठीक है,
आपकी पूरी बॉडी पे हम क्या करते हैं, सेंसर लगा देते हैं। हम नीचे का जो मैं बोलने वाला हूँ बात, अब क्या होता है कि अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। पहले तो नॉर्मल सवाल, नाम क्या है, हाँ ये वो डिटेल, सर आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज बताएं क्या करें। कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ बस समझते जाओ बच्चे। कार्डियोग्राफ क्या है सर? कार्डियोग्राफ जो होता है वो हार्ट की देते हैं। ईईजी का नाम सुना आपने? कार्डियो बताऊंगा बच्चे, वो भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बेसिक से लेकर के एडवांस तक। भाई बात सुन लो पहले, ठीक है? टॉपिक किस सब्जेक्ट से है? ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो रहा है कि अब आपके शरीर में 6 सेंसर लगा दिए गए। अब 6 सेंसर लगाने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ नॉर्मल। अचानक से फिर क्या होता है कि आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप झूठ बोल रहे होगे तो आपकी बॉडी के अंदर में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और यही चेंजेस जो होगा वो क्या करता है, आपके मॉनिटर पर दिखा देता है। आप इसमें बोल सकते हो, जैसे कार्डियोग्राफ की बात कर रहे हैं ना, ईईजी की बात कर रहे हैं, वो भी हो सकता है आपके हार्ट पे जो मान लो झूठ बोला आपने तो आपकी हार्ट बीट हल्की सी बढ़ जाएगी, वो भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट काम करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में संयम रखता है, जो अपना योगा करता है, मेडिटेशन करता है, वो भी क्या करेगा, पॉलीग्राफ टेस्ट को जुटला सकता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट को उनको क्या करना, मतलब पार करना एक छोटी सी बात होगी। और स्पेशल कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आर्मी में कुछ बंदरों को ट्रेनिंग दी जाती है किसकी, कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, टू स्ट्रम टेस्ट हुआ, ताकि इसको क्या करे, वो बोलना पाए। जैसे मान लो कि अभिनव है, अभिनव को बारे समझ में आया होगा, वो क्या हो रहा है, गए पाकिस्तान में गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ, उनको ट्रू सेम दे करके हो सकता है पूछा गया कि आप बताएं कि तुम्हारा कौन कौन सा बेड़ा है क्या नहीं है। मान लो उसने सच बता दिया तो हमारी जो सिक्योरिटी वीक होगी कि नहीं होगी। तो कुछ लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट या बाकी टेस्ट क्या करते हैं, कैसे नाकाम करना है वो प्रॉपर तरीके से बताते हैं। सर क्या इससे व्यक्ति की धड़कन और ब्लड प्रेशर के माध्यम से झूठ की पहचान कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। दूसरा ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट बिल्कुल अलग है। वो क्या अलग है, एक बार देखो सर। अब है हम फ्यूचर आगे से, बिल्कुल सर। ये क्या फर्स्ट क्लास है? हाँ बच्चे, ये बहुत फर्स्ट क्लास है। योगी सर बहुत अच्छा टीच कर रहे हो, वॉइस इज सो थैंक यू सो मच योगी। आईआईबी ब्लड डंपिंग क्या है प्रभु जी? प्रभु जी युदय सिंह, प्रभु जी नहीं, टीचर हूं मैं आपका, है ना? तो अगर आप गुरु जी बोले तो ज्यादा अच्छा है। क्या मेडिकल भी दी जाती है, मेडिसिन भी दी जाती है? नहीं, मेडिसिन इसमें नहीं दी जाती है। मेडिसिन किसमें दी जाती है आसिफ, मैं आपको बताता हूँ बच्चे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, ब्रेन मैपिंग। ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट को हम P30 टेस्ट भी कहते हैं। क्या है ब्रेन मैपिंग टेस्ट? ब्रेन मैपिंग टेस्ट और P30 टेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और P30 टेस्ट क्या है, वो एक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। ये बेसिकली ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है वो EEG, ध्यान दीजिएगा, EEG जो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ बोलते हैं इसको, और एक होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है? ये जो EEG होती है बच्चों ध्यान रखना, ये ब्रेन के लिए होती है, और जो ECG होती है वो हार्ट के लिए होती है। तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में क्या करते हैं हम, EEG जो आपके ब्रेन की जो वेव्स होते हैं ना उसको पता करते हैं। अब बोलोगे सर वो कैसे पता करते हैं? सर स्टेम कोशिका क्या है, हम सब की बात करेंगे, उदय स्टेम सेल की भी बात करेंगे, बट आज की जो क्लास है पहले वो देखो। आज की क्लास फॉरेंसिक है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो स्टेम सेल आपने जितना पढ़ा है मैं बहुत एडवांस बताऊंगा। टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, यूनिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, मेसेंकाइमल सेल क्या होती है, ठीक है? कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है इंडिया में स्टेम सेल को लेकर के, कौन कौन से लॉ आ चुके हैं, प्रॉपर तरीके से बात करेंगे हम। आज की क्लास समझ में आ रही है नहीं रही बताएं गुरुजी? ये किस जीएस में आएगा? नमन बच्चे, ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के प्री में भी आता है और आपके यूपीएससी के थर्ड पेपर में आएगा, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स होती है, और सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है? अभी ध्यान दीजिएगा कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। होता क्या है गाइस कि जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हम ब्रेन की एक्टिविटीज को देखते हैं। अगर मान लो मैं कुछ बोलता हूं, अगर आप खुश होते हो,
आपको गुस्सा आता है, आप लो फील करते हो, आपको डर लगता है, तो ये सब आपके ब्रेन में वेव चलती है, ठीक है, ब्रेन में जो है हलचल होती है, जिससे ये सारी एक्टिविटीज होती है, और उसी एक्टिविटीज को ईईजी के द्वारा हम देख लेते हैं। हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि अब ब्रेन मैपिंग टेस्ट में सबसे बड़ी बात तो देखो हम क्या करते हैं, हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट में एक एक तारों से भरा, एक गैजेट से भरा हम एक कैप पहनाते हैं रोगी को, ठीक है, और हम यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन लगा है डायरेक्ट कंप्यूटर से और कंप्यूटर ईईजी ग्राफ बना रहा है, और अब हम क्या करते हैं, जो अपराधी है या जिसे भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला उसे कुछ सवाल करते हैं, जैसे नाम क्या है, तुम क्या करते हो, मतलब उसे हम नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि केस से उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। समझ में आ रहा है, केस से कोई डायरेक्ट लिंक उसका नहीं होता। अब उसका ब्रेन मैपिंग जा रहा, फिर तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उससे केस से संबंधित बात करते हैं, जैसे कि क्या तुमने मर्डर किया, या जिसका मर्डर हुआ तुम उसको जानते हो, तुम आखिर उससे कब मिले थे। तो अब जैसे ही अगर उसके मन में चोर होगा, मतलब अगर उसने क्या किया होगा कि वो, जैसे मेरी बात ध्यान से सुना, अभी आप सभी बैठे हो, मैंने कहा ताजमहल, मैंने कहा पेन, मैंने कहा लैपटॉप, मैंने कहा सेब, मैंने कहा बनाना, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं देखो आपके ब्रेन में उसकी इमेज बनती आ रही है। तो मान लो कि मैं अपराधी हूं, अगर मैंने अपराध किया है और अचानक से मुझे क्या कर दिया जाए कि उस क्राइम के बारे में पूछ दिया जाए, तो मेरे दिमाग में तो वो इमेज आ जाएगी, और जैसे इमेज आएगी ब्रेन का जो ब्रेन का ग्राफ होगा वो फट 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 ऊपर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ बंदा क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ तो ये जानता है। यानी कि इससे ये नहीं पता चलेगा कि उस बंदे ने मर्डर किया है या उसने देखा है या जो भी कुछ, लेकिन ब्रेन मैपिंग टेस्ट से जो है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे कि मान लो कि कोई बोला कि नहीं मैं तो वहां पे था ही नहीं, और जब वहां पे नहीं था तो आप नॉर्मल हो गए, मैंने कहा कि भैया आपने फलाना का मर्डर किया है, तो क्या आपके ब्रेन में कोई इमेज आएगी, नहीं आएगी ना। तो बस इसमें क्या होगा कि इमेज आएगी, और इमेज आने के बाद पता चल जाएगा पुलिस को कि हाँ भाई ये कुछ झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने के बाद फिर से कड़ाई से इंट्रोगेट करेगी तो चीजें बता देंगे। ठीक है सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज बताएं क्या करें। कुछ नहीं करना है सुमन, जो बता रहा हूँ बच्चे स्टार्ट करें। पूजा शर्मा सर, यू आर सच ए ग्रेट टीचर, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, थैंक यू सो मच। अभी बहुत मजा आने वाला है, आप मेरे साथ कम से कम भी 30 से 40 दिन हो, ध्यान दीजिएगा, और ऐसी कंडीशन में साइंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। लाइव क्यों कम हो रहा है, लाइव प्रॉपर तरीके से सही जा रहा है, 128 है, ठीक है। चलिए, ये था ब्रेन मैपिंग। अब हम लास्ट में बात करते हैं नार्को टेस्ट के बारे में। ये नार्को टेस्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा गाइस, कि जो नार्को टेस्ट है वो जो है इसे ट्रू सीरम टेस्ट भी कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। मैं पानी पी लेता हूं, लगातार बोल रहा हूं, है ना। गाइस चलो ठीक है, लगातार बोल रहा हूं, अभी अच्छे तरीके से सुन पा रहे हो। प्लीज यार, अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना। हालांकि ये गवर्नमेंट की संस्था है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर ये वीडियो मतलब ये जो क्लास है वो मिले तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। हिंदी में भी समझाए सर, श्रिया देवी, मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ बच्चे, मैं बिल्कुल ख्याल रख रहा हूँ। आज पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। तो क्या बोला था, मैं भूल गया। मैं ये कह रहा कि अगर कोई भी समस्या हो, जैसे मैंने अभी जो भी टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करें। ये क्लास पूरी तरीके से आपकी है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ब्रेन में विभिन्न प्रकार की तरंगे से पहचान करते हैं, बिल्कुल उदय सही कहा, आर्य हिंदी में है, ठीक है। ग्लूकोन डी लीजिए सर, नहीं काफी है कि नहीं, एनर्जी है फिलहाल मेरे पास। वैसे लगातार आप भी पढ़ रहे होगे, पानी उनी आप लोग भी ले लो, नाश्ता वास्ता कर लो, टाइम हो चुका है 4 बजे का, है कि नहीं। आज पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, विषय थैंक यू सो मच। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ाने की, और आज तो टॉपिक मैंने फिर भी ऐसा टॉपिक लिया है जो कि ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग तो है। आने वाले समय जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जैसे स्टेम सेल क्या होती है, ठीक है, जीन थेरेपी क्या होती है, और जो नई टेक्नोलॉजी फिलहाल आ रही है, या फिर बायोलॉजी की बात करें, बड़ा मजा आने वाला है, मैं आपको बताऊं आपके साइंसेस टेक की क्लास में, ठीक है। आपकी क्लास क्या है सिया देवी, आपकी क्लास आज मेरी फर्स्ट है। सिया देवी आपकी क्लास नहीं, मेरी भी क्लास आज फर्स्ट है आप सभी के साथ, है ना सर। ब्रेन वाला एक बार बता दीजिए। हाँ आदेश, बिल्कुल बता देता हूँ। हाँ आज नितिन, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, समझ में आ रहा है, ठीक है। छाया,
ठीक है, आज तो मौज कर दी चैलेंजर, ठीक है। वैसे तो मैं सहारनपुर डिवीजन से हूँ, आपकी क्लास अच्छी, थैंक यू सो मच मनोज। ठीक है, देखो आदर्श ब्रेन मैपिंग बेसिकली क्या है कि ब्रेन में हलचल होती है, ठीक है, उसमें कुछ वेव्स निकलते हैं, हम हमारा जो भी मूड स्विंग होता है वो ब्रेन में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे सिंपल सा फंडा में एक बात बोलना चाह रहा हूं आपसे, जैसे मैंने कहा आपसे, ध्यान दीजिएगा, मैं केवल समझाने की बात कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि यार आप जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, बस एक साल मेरे साथ रहिए, मैं 100% आपको जो हमारी टीम है इतने अच्छी तरीके से गाइड करेगी कि आप जो है वो आईएएस बन जाओगे। ध्यान रखना गाइस कि मतलब इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि भाई ये तो आईएएस बहुत छोटी सी बात है। यहाँ लोग चांद पे पहुंच गए और हम यहाँ पे छोटे मोटे एग्जाम क्लियर की बात कर रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपको पता है कितनी स्पेसीज है, 8.7 मिलियन स्पेसीज है। कितने? 8 मिलियन। और उसमें से हम जो है वो एक नंबर पे हैं, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब ये बात मैंने बोली तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी लग रही है। अब दोबारा अगर मैं आपको बोलूं कुछ ना हो पाएगा भाई साहब, कुछ ना हो पाएगा, तुम लोगों से कुछ नहीं कर पाओगे, आइए तो थोड़ा चपरासी भी नहीं बन पाओगे, अगर ऐसा कोई बोलता है तो देखो मोटिवेशन और डिमोटिवेशन तुरंत में आता है। और ये जो मोटिवेशन और डिमोटिवेशन आ रहा है ये केवल सोचने भर से आपके आपके ब्रेन में जो तरंगे हैं उसकी वजह से आ रहा है। तो यानी कि इस ब्रेन की तरंगों को ही हम मापने के लिए P300 का टेस्ट करते हैं, हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, जिससे अपराधी जो है पता चल जाता है कि अपराधी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। समझ में आया? अब दूसरा जो टेस्ट है वो है नार्को टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इस नार्को टेस्ट से कई क्वेश्चन पूछे हैं आपके पेपर में। ये जो नार्को टेस्ट होगा इसे हम ट्रू सीरम टेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ट्रू सीरम टेस्ट भी कहते हैं, ट्रू सीरम टेस्ट। या आप इसे क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो नार्को एनालिसिस भी बोल सकते हो, ट्रू सीरम टेस्ट भी बोल सकते हो, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या लगता है, बहुत अधिक बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, उसका जो माइंड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। थैंक यू सो मच पूजा, आर्य सरांश में भी हूँ। सुशांत मर्डर केस में बिल्कुल सही कहा कि उदय सिंह कि सुशांत मर्डर केस में या फिर आरुषि तलवार का जो आपने देखा होगा, आरुषि तलवार केस में भी जो है नार्को टेस्ट किया गया था, कोठारी कांड में भी जो है वो किया था। सर स्टोम आ रहा है, आना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि नार्को टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नार्को एनालिसिस भी कहते हैं, ट्रू सीरम भी टेस्ट कहते हैं। अब ये आखिर क्या है, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान दो बच्चों। इस टेस्ट में जो है हम क्या करते हैं कि एक सिरम, एक मेडिसिन होती है जो हम व्यक्ति के शरीर के अंदर में डाल देते हैं, ठीक है। और वो जो मेडिसिन जो है वो मेडिसिन क्या है ये ध्यान दीजिएगा। हम इसमें जो है 2-3 प्रकार के मेडिसिन का उपयोग करते हैं, इसको आप बेसिकली ड्रग बोल सकते हो। सबसे पहला जो ड्रग है वो क्या है, सोडियम पेंटोथल। सर रिक्वेस्ट कि इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को लीजिएगा। सर आपकी आवाज अच्छी है, समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कौन कौन सी चीजें हैं उसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कौन कौन सी संस्था है, मैंने क्या बोला, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। और कोई भी सवाल हो और कोई टॉपिक भी हो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें क्या है 2-3 मेडिसिन का उपयोग करते हैं गाइस। पहला सोडियम पेंटोथल, दूसरा जो है सोडियम अमाइटल, ध्यान दीजिएगा, और क्या है स्क्लोप्लामीन जो है। ये मेडिसिन 3 प्रकार की मेडिसिन है, ये हम लेते हैं। अब इस मेडिसिन को ध्यान देना, ये एक ड्रग है, ठीक है। ये जो मेडिसिन की जो डोज है, ये डोज जो है हम व्यक्ति की उम्र, ठीक है, उसकी हाइट, उसकी हेल्थ को देख के देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नार्को टेस्ट को करने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। अब ऐसा नहीं कि नार्को टेस्ट में क्या हुआ, आपने दे दिया ट्रू सीरम टेस्ट और उसके बाद वो पुलिस आके बोलेगा हाँ भाई बता तुमने मर्डर किया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नार्को टेस्ट पूरी तरीके से कौन करेगा, डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर की देख रेख में। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो मेडिसिन शरीर में जाने के बाद हमारा माइंड 2 प्रकार का होता है, पता है ना, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में जब हम रहते हैं हमें सारी चीजें याद होती हैं, लेकिन अनकॉन्शियस में क्या होती है, जब हम सोए रहते हैं तब हमें सपना में आता है। तो ये मेडिसिन क्या करती है, तो सबकॉन्शियस में लेके चल जाती है, यानी कि व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, उसके मेमोरी में जो जो चीज है वो धीरे धीरे निकल के बोलना स्टार्ट हो जाता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या है कि वो सच बोलता है? देखो सच बोलता है ऐसी बात नहीं होती नार्को टेस्ट में।
नार्को टेस्ट में क्या होता है, जैसे मेडिसिन देनी, अब नार्को टेस्ट में मेडिसिन देने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति झूठ बोलने के काबिल नहीं रहता। आपको पता होगा, हम सभी ने झूठ बोला यार, देखो मैं पहले से बोलता हूँ, कभी ना कभी झूठ बोलते हैं और रोज हम दिन में 32 झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको अच्छी बात ये पता होगी कि झूठ बोलने के लिए हमारा दिमाग प्रॉपर तरीके से काम करना है। अगर दिमाग हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो हम बहाने बना सकते हैं झूठ बोलने के लिए, बहाने। लेकिन जब आप अनिद्रा में होते हो, मतलब ना जगे हो ना सोए हो, तो ऐसी कंडीशन में बहाने नहीं बना सकते। आप कोशिश करोगे झूठ बोलने की, लेकिन पकड़े जाओगे। क्यों? क्योंकि वो बड़बड़ाने लगता है और 4 से 5 बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को पूछते हैं। जैसे मान लो अगर उसने बोला क्या, मतलब किसी ने बोला कि उस अपराधी ने उस अपराधी से पूछा गया कि तुमने बोला कि तुमने मर्डर किया, तो बोला नहीं नहीं तुमने तो, मैं बोला नहीं मैंने तो मर्डर नहीं किया। तो फिर बोला अरे तुमने तो कहा तुमने मर्डर किया, अभी तुमने बोला ना तुमने इसे चाकू से मारा। मतलब पुलिस को लगता है कि कैसे मर्डर हुआ होगा, तो वो उससे पूछती है। अगर वो सच में क्या होगा तो बोला हाँ 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 मैंने किया। अगर आप नार्को टेस्ट देखना चाहते हो कि किस तरीके से काम करता है, तो एक काम करना, यूट्यूब पे जाना और आरुषि तलवार मर्डर केस जाना, उसमें ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो प्रॉपर तरीके से है, ये किस तरीके से नार्को टेस्ट करते हैं। यानी कि, लेकिन हाँ इसमें कुछ वर्ड प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होते, लेकिन पता चल जाता है कि नार्को टेस्ट जो है वो सच है या गलत है। ब्रेन नार्को टेस्ट को अनुच्छेद 20 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। देखो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा कि नार्को टेस्ट को पुलिस नहीं कर सकती है। नार्को टेस्ट छोड़ो, चाहे वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, चाहे वो कौन सा टेस्ट हो, आपका जाकर के नार्को टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट हो, जब तक आपका क्या बोलते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल देती, तब तक जो है आप उसको नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाई ये आपकी इच्छा, आपका भी तो कोई हक बनता है। जैसा कि आपने उदय ने बताया कि भाई अनुच्छेद 20 के तहत प्रतिबंधित किया है ना, तो ये बिना पुलिस के, मगर पुलिस को कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो अपराधी है, ये इसने जघन्य अपराध किया होगा जो माफी के काबिल नहीं है, तब ऐसे स्पेशल केस में क्या करती है, पुलिस परमिशन देती है। बिल्कुल बिल्कुल उदय सिंह आप बोल सकते हो। तो यानी कि नार्को टेस्ट में हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया ये 2 मेडिसिन, और 2 मेडिसिन किस पे देंगे हम, उसके सेक्स, उसके एज, उसके हेल्थ पे देते हैं। अच्छा, अगर आपको पता है अगर ये मेडिसिन गलती से ओवरडोज हो जाएगी तो जो व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो सुन्न हो सकता है, वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। इसलिए ये जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या है आपका, जाकर के थोड़ा सा डॉक्टर की देखरेख में होता है, रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है। तो गाइस आज हमने क्या किया, फॉरेंसिक साइंस क्या है और फॉरेंसिक साइंस के कितने ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी चीजें, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस में हमने डीएनए प्रोफाइल की बात कर ली, और हमने नार्को टेस्ट की बात कर ली, हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली आपके ब्रेन मैपिंग की बात कर ली, ये सारी हमने बात की। आई थिंक आपको समझ में आया। तो 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आपको, आज के क्वेश्चन से, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूं। एक सार बोल सकते हैं आप। सर नार्को टेस्ट का नाम कैसे पड़ा, यार ये तो आदेश मुझे नहीं पता कि नार्को टेस्ट का नाम कैसे पड़ा, है ना, कुछ होगा इसका वर्ड मतलब। सर इस टेस्ट का साइड इफेक्ट भी होता है, हाँ इरफान इसका साइड इफेक्ट है, अगर डोज गलती से चला गया तो व्यक्ति कोमा में चल जाएगा। हाँ हाँ शिवम क्या है, शिवान सिंह बिल्कुल है, इसको सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी तब करेंगे। ऐसे तो देखो आप किसी की मर्जी के बगैर उसे कुछ नहीं पूछ सकते, मानव अधिकार का हो जाता है, बट हाँ आप बोल सकते हो। हाई कोर्ट नार्कोटिक्स के लिए परमिशन दे सकता है, हाँ हाई कोर्ट ही देगा, हाई कोर्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता ये पता नहीं है, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। कुमार अखिलेश सर अच्छी लगी क्लास, थैंक यू सो मच अखिलेश, आप कल भी आए, कल भी मजा आएगा क्लास में। हाँ टाइम शुड बी सेम, बिल्कुल रोजी, ये टाइम जो है 3 से 4:30 के बीच में रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए, ठीक है चलो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं वो भी करवा दूंगा। सर डीएनए का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको, डीएनए का फुल फॉर्म संतोष। सर जी कल का टॉपिक क्या रहेगा, कल का टॉपिक कल देखते हैं, कल कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग करेंगे, है ना, ताकि मजा आए आपको। जो टीन एजेस होते हैं क्रिमिनल, उनका भी होता है टेस्ट। देखो इट्स लेडी, जो टीन एजेस होते हैं डिपेंड करता है वो 18 से नीचे है कि नहीं।
18 से अगर नीचे के होंगे तब शायद नहीं होगा, 18 से ऊपर है तब कराया जा सकता है। लेकिन अपराध कैसा है, ऐसा नहीं कि चोरी के केस में करा दिए, नहीं, अपराध भी बहुत जघन्य होना चाहिए। सर क्लास का टाइमिंग क्या है? वो 3 से लेकर के 3:30 के बीच में, 3 से 4:30 के बीच में। सर पी का मीनिंग क्या है? पी का मीनिंग क्या है इसी तरीके से क्या बोले? पी का मीनिंग क्या है? पी नाम दिया गया इसको, ठीक है। तो क्या है, आप ज्योग्राफी वाले सर को भी इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। हाँ सब पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? सारे चैप्टर पढ़ाएंगे साइंस में। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बाद में लेक्चर के कुछ क्वेश्चन, हाँ ठीक है चलो मैं कुछ दे दूंगा। सबकी टीम के साथ दिल्ली दूर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा, थैंक यू सो मच। यूपी गवर्नमेंट दैट पीपल से हैव दैट ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच नीलम जी ने फिंगरप्रिंटिंग स्टेप के बारे में, फिंगरप्रिंट स्टेप के बारे में बताया। तो सारे के सारे वो सिंपल सारा बहुत सारे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट सब पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ करने के लिए भी। सो गाइस थैंक यू सो मच। क्या है आप कैसा ट्रांसलेशन बताएं? हाँ बिल्कुल बताऊंगा सर, कल भी आऊंगे, प्लीज कल भी आइएगा, ठीक है। सर लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में? पुष्पेंद्र यहाँ पे बहुत सारे 3-4 सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपका जाके ओबीएस भी है, आफ्टर इफेक्ट्स भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है। लेने का टीका का टॉपिक ले लिया, हाँ सारी टॉपिक ध्यान दीजिएगा गाइस कि हम इस टॉप क्लास में बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी और साथ में कुछ करंट्स भी, है ना, जो भी करंट्स के टॉपिक है वो भी करेंगे। सो आज मुझे भी आप सभी की आपके सभी के साथ क्लास में काफी अच्छा लगा, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अभ्युदय के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सो गाइस थैंक यू सो मच। कल दोबारा हम इस टाइम पे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कल वापस आइएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। जी बायोलॉजी की क्लास भी लूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।